ऊर्जा, एक अलग ही लेवल का पागलपन और कुछ कर गुजरने की वो आग जो किसी भी इंसान को महान बना देती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक तूफान है। बिल्कुल, और ये तूफान कोई साधारण नहीं है। हाँ, मतलब हम खेल के इतिहास के उस एक साल की बात कर रहे हैं जिसने परफॉर्मेंस और जुनून की सारी पुरानी परिभाषाएं हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के ऐतिहासिक साल 2016 की। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले स्रोत के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा क्योंकि आपने। हमारे पास आज जो स्रोत है ना, वो कोई बोरिंग या नीलस आंकड़ों की किताब नहीं है और ना ही कोई तकनीकी स्पोर्ट्स मैनुअल है। हाँ, बल्कि ये पूरी जानकारी एक बहुत ही दिलचस्प स्टैंड अप कॉमेडी स्क्रिप्ट से ली गई है। मशहूर कॉमेडियन समय रैना के बेहद ऊर्जावान और बेबाक अंदाज में लिखी गई स्क्रिप्ट। बिल्कुल, जिसका शीर्षक ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है, विराट का 2016 बॉस लेवल हसल। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक खचाखच भरा हुआ कॉमेडी क्लब है, नीली रोशनी है हाँ, और एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो विराट की जर्सी उल्टी पहने हुए है। और वो आईपीएल की किसी धमाकेदार एंट्री म्यूजिक के बीच स्टेज पर छलांग लगाता है। वो सीधे माइक पकड़ता है और एक दबंग आवाज में कहता है कि गेंदबाजों, आज से मैं हूं बॉस। ये शुरुआत ही बहुत कुछ कह देती है। मतलब सच कहूं तो यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन भी है। बिल्कुल। ये स्रोत भले ही पहली नज़र में महज एक कॉमेडी स्क्रिप्ट लगे, लेकिन अगर हम इसके भीतर झांके तो ये सिर्फ हंसी मजाक या कुछ क्रिकेट के रिकॉर्ड्स का संकलन नहीं है। हाँ, ये कुछ उससे कहीं बढ़कर है। असल में ये एक परफॉर्मर के नजरिए से दूसरे परफॉर्मर की उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को डिकोड कर रहा है जिसने 2016 में विराट कोहली को सचमुच एक अजेय योद्धा बना दिया था। क्योंकि कॉमेडी अक्सर सच्चाई को थोड़े नाटकीय ढंग से पेश करती है ना, ताकि बात सीधे दिमाग में बैठे। एकदम सही। आज का हमारा लक्ष्य इस स्क्रिप्ट के भीतर छिपे उन बारीक तथ्यों को और उस बॉस लेवल वाले एटीट्यूड को समझना है, और कभी हार न मानने वाली उस मानसिकता को भी, ताकि जो भी लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं वे इस हसल या संघर्ष से प्रेरणा लेकर उसे अपने जीवन के लक्ष्यों में ढाल सकें। ये यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सीधे इस स्क्रिप्ट के उस पहले वाक्य पे चलते हैं जो हमें टेस्ट क्रिकेट के सफेद लिबास वाले मैदान में ले जाता है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे का पहला टेस्ट मैच। हाँ, यहाँ स्रोत में एक बहुत ही सटीक तकनीकी बात बताई गई है कि ये मैच एक बहुत ही खतरनाक टर्निंग पिच पर था। मतलब एक ऐसी पिच जहां गेंद धूल उड़ाती हुई बेतहाशा घूम रही थी और बल्लेबाजों का टिकना लगभग नामुमकिन था। लेकिन विराट कप्तान के रूप में आते हैं और उसी मुश्किल टर्निंग ट्रैक पर सीधे 115 रन ठोक देते हैं, जो कि कमाल की बात है। स्क्रिप्ट बहुत ही मजेदार अंदाज में बताती है कि रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी और विराट की बल्लेबाजी ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन टीम की ऐसी हालत कर दी थी कि मानो उनकी मम्मी ने कॉल किया हो कि बेटा बहुत हो गया, अब घर आ जाओ। ये दृश्य सुनकर हंसी जरूर आती है। हाँ, अति तो है, लेकिन इस वाक़ये में एक बहुत ही अजीब बात का जिक्र है। वो क्या? जब विराट उस मैच में 115 रन बनाने के बाद आउट हुए तो स्क्रिप्ट बताती है कि उनके चेहरे पर निराशा या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी। एक मुस्कान। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है, जमीनी स्तर पर कोई भी सोचे तो 115 रन जैसी शानदार पारी खेलने के बाद आउट होने पर कोई सच में कैसे मुस्कुरा सकता है? क्या ये महज एक दिखावा या विरोधी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का कोई तरीका नहीं हो सकता? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब बाहरी तौर पर देखने पर ये अहंकार या दिखावा लग सकता है, लेकिन अगर हम एक एलीट एथलीट के मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो इस मुस्कान के पीछे का सच कुछ और ही है। अच्छा, तो वो सच क्या है? देखिए, जब एक खिलाड़ी 115 रन बनाने के बाद आउट होता है तो वो जानता है कि उसने अपना काम कर दिया है। लेकिन विराट का वो मुस्कुराना इस बात का प्रतीक है कि वो आउट होने को एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देख रहे थे। एक सबक के रूप में? हाँ, इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। एक लीडर और एक शीर्ष खिलाड़ी के तौर पर जब कोई ये मान लेता है कि हर विकेट गिरना या हर गलती उसे कुछ नया सिखा रही है, तो दबाव का वो भारी बोझ अचानक कम हो जाता है। ये तो बहुत परिपक्वता की निशानी है। बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग के असफल होने पर मुस्कुराए, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। यही वो मानसिकता है जो एक साधारण कप्तान को मैदान का बॉस बनाती है। ये वैज्ञानिक वाले उदाहरण से बात बिल्कुल साफ हो गई।
ये वाकई सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। और अगर दबाव की बात हो ही रही है तो सफेद गेंद वाले क्रिकेट यानी सीमित ओवरों के खेल में ये दबाव कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉमेडी स्क्रिप्ट कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमें एशिया कप टी20 के उस तनावपूर्ण दौर में ले जाती है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही बांग्लादेश के खिलाफ मिली एक हार के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान आ गया था। हाँ, लोग बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाने लगे थे। बिल्कुल, और कैप्टन फ्लॉप ट्रेंड करने लगा था। सोशल मीडिया की ये नकारात्मकता किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकती है। सही बात है। लेकिन स्क्रिप्ट बताती है कि विराट ने इस आलोचना पर कोई रक्षात्मक बयान नहीं दिया, वो बस हंसे। और ये हंसना कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी, ये दुनिया को जवाब देने का उनका अपना एक खास तरीका है। बल्ले से जवाब देने का तरीका। बिल्कुल। उन्होंने इस आलोचना का जवाब शब्दों से या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बल्कि सीधे अपने बल्ले से दिया। स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार तरीके से इस घटना का वर्णन करती है। हाँ, कि कैसे अगले ही मैच में पाकिस्तान जैसी मजबूत और खतरनाक गेंदबाजी वाली टीम के खिलाफ उन्होंने 55 रन ऐसे चेस किए मानो वो आराम से बैठकर चाय पीने जा रहे हों। चाय पीने जा रहे हो। यहाँ हमें ये समझना होगा कि इंसान दबाव को कैसे प्रोसेस करता है। ज्यादातर लोग बाहरी शोर सुनकर घबरा जाते हैं, उनका फोकस टूट जाता है, या वे खुद को सही साबित करने की जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन कोहली के मामले में ये बाहरी शोर और आलोचना एक ईंधन की तरह काम करती है। मतलब वो उस शोर को अपनी ताकत बना लेते हैं। बिल्कुल, ये शोर उनके अंदर की शांति और एकाग्रता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसी एकाग्रता के कारण वो इतने बड़े और तनावपूर्ण मैच में भी एक चाय पीने जैसी सहजता और नियंत्रण के साथ लक्ष्य का पीछा कर पाते हैं। ये चाय पीने वाली सहजता वाकई में उनके उस असीम आत्मविश्वास को दिखाती है। लेकिन इसके बाद स्क्रिप्ट में जो हिस्सा आता है वो किसी सस्पेंस और एक्शन से भरी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। आप वर्ल्ड टी20 वाले मैच की बात कर रही है ना? हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टी20 के क्वार्टर फाइनल की, और सामने एक बार फिर वही बांग्लादेश की टीम थी जहां वो सुपर ओवर हुआ था। एकदम। यहाँ स्क्रिप्ट पूरे जोश और ड्रामे के साथ एक बेहद हैरान करने वाले पल का जिक्र करती है। एक सुपर ओवर और उसमें विराट के बल्ले से निकले लगातार 6 छक्के। और वो डायलॉग भी। हाँ, सबसे कमाल की बात यह कि हर छक्का मारने के बाद उनका वो डायलॉग ये लो चॉकलेट, ये सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वो स्टैंड अप का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है। लेकिन खेल के नजरिए से देखें तो क्या लगातार 6 छक्के मारना और फिर ये लो चॉकलेट कहना गेंदबाज का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? इसके पीछे की क्या मानसिकता हो सकती है? अगर हम इसे महज खेल भावना के चश्मे से देखेंगे तो ये थोड़ा आक्रामक जरूर लग सकता है। हाँ, थोड़ा रूड लग सकता है। ये वाकया भले ही स्क्रिप्ट के मजेदार और अतिशयोक्ति वाले स्टैंड अप अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन ये 2016 के उस बेखौफ रवैये को पूरी तरह से दर्शाता है। ये लो चॉकलेट कहना महज एक मजाक नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबदबा है। मनोवैज्ञानिक दबदबा। हाँ, ये गेंदबाज को ये बताने का तरीका है कि नियंत्रण पूरी तरह से बल्लेबाज के हाथ में है। जब सामने वाला खिलाड़ी ये मान लेता है कि वो चाहे जो भी गेंद फेंके उसे मैदान के बाहर ही जाना है, तो वो दिमागी तौर पर हार मान लेता है। एक तरह से बॉलर को पूरी तरह से तोड़ देना। बिल्कुल। इसके बाद स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि कैसे सेमीफाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका के दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई की। हालांकि भारत तो फाइनल नहीं जीत पाया था। हाँ, जीत नहीं पाया, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर विराट ने जो हासिल किया वो बेमिसाल था। वो पूरे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और उन्होंने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सम्मान भी जीता, जिसे हम क्रिकेट की भाषा में ऑरेंज कैप या यहाँ टोपी कह रहे हैं, वो जीती। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है कि क्रिकेट मूल रूप से 11 खिलाड़ियों का एक टीम गेम है। सही कहा। लेकिन कभी-कभी कोई एक खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता से पूरे टूर्नामेंट की कहानी को अपने इर्द गिर्द समेट लेता है। टीम का हारना उनके उस व्यक्तिगत सफर और उनके उस दबदबे को जरा भी धूमिल नहीं कर पाया। यानी जब कोई अपने खेल या कला के चरम पर होता है तो टीम के नतीजे भी उसकी व्यक्तिगत महानता को कम नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। और अगर 2016 के उस चरम प्रदर्शन की बात हो ही रही है तो हम आईपीएल 2016 और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के उस जादुई सफर को कैसे भूल सकते? वो तो एक अलग ही इतिहास है। स्क्रिप्ट इसे सीधे तौर पर द मशीन और आरसीबी का साल कहकर पुकारती है। जरा लीग स्टेज के आंकड़ों पर गौर कीजिए।
इस टीम ने 9 में से 8 मैच जीते। जो कि कोई आम बात नहीं है। ये कोई किस्मत का खेल या तुक्का नहीं था, ये पूरी तरह से एक तरफा दबदबा था। बिल्कुल, और इस पूरे दबदबे के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, विराट। हाँ, एक ही T20 सीजन में 973 रन बनाना कोई साधारण बात नहीं है। यह आज तक आईपीएल के एक सिंगल सीजन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 973 रन, वो भी एक सीजन में। अगर हम इस आंकड़े की गहराई में जाएं तो ये सिर्फ क्रिकेट की प्रतिभा नहीं बल्कि एक असाधारण शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की मांग करता है। क्योंकि हर मैच अलग होता है। हाँ, इस टूर्नामेंट में हर दूसरे दिन एक नया मैच होता है, नई पिच होती है, लगातार हवाई सफर करना पड़ता है और हर मैच का एक नया दबाव होता है। ऐसे में लगातार एक ही स्तर का फोकस बनाए रखना किसी मशीन के ही बस की बात है। इसीलिए स्क्रिप्ट उन्हें द मशीन कहती है। और उसी सीजन के दौरान एक मैच में महज 75 गेंदों में शतक जड़ देना, ये ऐसा था मानो वो सामने वाली टीम और यहां तक कि अपने साथी खिलाड़ियों से भी कह रहे हों कि तुम लोग आराम करो, आज मैं अकेला खेलूंगा, तुम लोग चिल करो, मैं खेलूंगा। ये उस जोन में होने की स्थिति है जहां एक खिलाड़ी अपनी कला में इतना डूब जाता है कि सामने वाली दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज भी बस एक दर्शक बनकर रह जाते हैं। और शायद इसीलिए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी मिला। बिल्कुल, इसके लिए उन्हें पूरे टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी MVP का खिताब भी मिला था। ये सच में हैरान कर देने वाला प्रदर्शन है। लेकिन एक मिनट रुकिए, स्क्रिप्ट में आगे एक ऐसा वाकया है जो इस पूरी मशीन वाली छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता। कौन सा वाकया? गुजरात लायंस के खिलाफ एक मैच चल रहा था और फील्डिंग के दौरान स्लिप में विराट से एक आसान सा कैच छूट गया। हाँ, वो कैच ड्रॉप। अब आमतौर पर ऐसे मौकों पर जब कोई खिलाड़ी इतने खूंखार और फोकस वाले रूप में होता है तो गलती होने पर वो खुद पर बहुत गुस्सा होता है या जमीन पर हाथ मारता है। अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ विराट ने खुद ही अपना मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे यार, मैं तो बल्लेबाज हूँ। हाँ, ये बहुत ही मजेदार पल था। मैं यही सोच रही थी कि अगर वो इंसान इतना फोकस में है तो इतनी आसानी से खुद पर कैसे हंस सकता है? क्या ये उनकी उस अजय मानसिकता के लिए एक विरोधाभास नहीं है? ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक बहुत ही उच्च स्तर का मानसिक संतुलन है। मानसिक संतुलन कैसे? इसे मनोविज्ञान की भाषा में कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, यानी चीजों को अलग अलग खानों में बांट कर देखना। अच्छा। एक तरफ वो एक मशीन की तरह रन बना रहे हैं जो उनका मुख्य काम है, जिस पर उनका पूरा नियंत्रण है, लेकिन दूसरी तरफ जब मैदान पर कोई ऐसी गलती हो जाती है जो हो चुकी है और जिसे बदला नहीं जा सकता, तो वो उस पर अत्यधिक ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय खुद पर हंसने की कला भी जानते हैं। यानी जो बीत गया उस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस पूरी आईपीएल यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला हिस्सा वो नहीं है जब वो लगातार जीत रहे थे या शतक बना रहे थे। तो फिर सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात तब सामने आती है जब वो हार का सामना कर रहे थे। स्क्रिप्ट इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाती है कि क्वालीफायर 1 हारने के बाद उन्होंने टीम को बिखरने नहीं दिया, बल्कि एलिमिनेटर मैच में एक जबरदस्त वापसी की। और वापसी के बाद फाइनल का जो सफर रहा और उसके बाद जो हुआ वो तो किसी भी आम इंसान की सोच से परे है। बिल्कुल परे है। फाइनल मैच में इतनी मेहनत के बाद दिल टूटने वाली हार मिली। हारने के बावजूद उस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का सम्मान, वो खास कैप उन्हें मिली, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला। हाँ, ऑरेंज कैप और MVP दोनों। लेकिन स्क्रिप्ट जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है वो ये है कि फाइनल हारने के तुरंत बाद विराट कहाँ गए? किसी पार्टी में नहीं गए। बिल्कुल नहीं। अपना दुख बुलाने के लिए छुट्टियों पर भी नहीं गए। वो सीधे जिम गए, पसीना बहाया और खुद से कहा कि नेक्स्ट ईयर ये कप मेरा होगा। ये बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो इतनी बड़ी हार के बाद कोई भी व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से टूट सकता है। क्या ये थोड़ा अमानवीय नहीं लगता कि हार के कुछ ही घंटों बाद कोई भारी मन और थके हुए शरीर के साथ सीधे कसरत करने चला जाए? एक आम नजरिए से ये अमानवीय लग सकता है, लेकिन अगर हम महानता के पैमाने पर देखें तो ये एक असली चैंपियन की पहचान है। एक चैंपियन की पहचान। हारने के बाद इंसान का दिमाग कुदरती तौर पर आराम चाहता है, वो लोगों से सहानुभूति ढूंढता है। लेकिन हारने के तुरंत बाद लोहे के वजन उठाना और जिम में पसीना बहाना ये दर्शाता है कि उनका जुनून सिर्फ खोखली बातों तक सीमित नहीं है। वो सिर्फ कहते नहीं है, करते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहती है, जिसे अगर हम हिंदी में समझें तो उसका अर्थ है पैशन मीन्स वर्क, यानी जुनून का असली मतलब है पसीना बहाना।
पैशन मीन्स वर्क। जब हार के बाद बाकी सारी दुनिया सो रही होती है या हार का अफसोस मना रही होती है, तब वो व्यक्ति बंद कमरों में अपनी कमियों पर काम कर रहा होता है, ताकि अगली बार वो कमी ना रहे। उनका लक्ष्य एक टूर्नामेंट के खत्म होने के साथ खत्म नहीं होता। एक सफर खत्म हुआ तो वो उसी पल से अगले सफर की तैयारी में लग गए। ये अथक मेहनत और खुद पर ये कठोर अनुशासन ही है जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर देता है। और इस अथक मेहनत के नतीजे क्या रहे, ये पूरी दुनिया जानती है। चलिए 2016 के उन हैरत अंगेज आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें कॉमेडियन ने अपनी स्क्रिप्ट में बहुत ही गर्व के साथ सामने रखा है। वो आंकड़े जो किसी को भी चौंका सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक ही साल में 1000 से ज्यादा रन, वनडे क्रिकेट में 800 से ज्यादा रन और टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज का ताज। ये सच में बॉस लेवल का परफॉर्मेंस था। ये सब कोई किस्मत का खेल या कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। ये सब मुमकिन हुआ उस शारीरिक बदलाव से जिसके बारे में विराट ने खुद मजाक किया था। उस सेल्फ रोस्ट वाला हिस्सा। हाँ, स्क्रिप्ट में वो अपने ही पुराने रूप का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं पहले मोटा था और अब देखो 6 पैक। ये खुद का मजाक उड़ाना महज दर्शकों को हंसाने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़े और दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी बयां करता है। बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव ही तो वो मजबूत नींव है जिस पर 2016 की वो शानदार और विशाल इमारत खड़ी हुई थी। अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल देना, अपने शरीर को पूरी तरह से बदल डालना, अपनी सालों पुरानी आदतों को छोड़ना, अपनी डाइट को लेकर बेहद कठोर अनुशासन लागू करना, ये सब एक बहुत बड़े त्याग की मांग करता है। सच में बहुत बड़ा त्याग है। और स्टैंड अप स्क्रिप्ट बहुत ही खूबसूरती से इस पूरी जीवन शैली को महज एक खेल की रणनीति से उठाकर एक जीवन दर्शन में बदल देती है। वो गूगली वाले हिस्से की तरह। हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट के उस आखिरी हिस्से को देखिए जहां एक गूगली का जिक्र है। गूगली क्रिकेट में वो गेंद होती है जो बल्लेबाज को चकमा देती है, जो अचानक से दिशा बदल लेती है। स्क्रिप्ट इसे जिंदगी से जोड़ते हुए कहती है कि जब जिंदगी कोई गूगली फेंके, यानी कोई ऐसी मुश्किल सामने आ जाए जो बिल्कुल समझ ना आ रही हो, तो पीछे कदम मत हटाइए, डर कर पीछे मत हटिए। विराट की तरह उस गूगली पर रिवर्स स्वीप खेलिए या हेलीकॉप्टर शॉट मारिए और पूरी शान से मुस्कुराकर कहिए कि अरे बस थोड़ा सा चूक गया या मिस्ड इट बाय दैट मच। मिस्ड इट बाय दैट मच। ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान की तकनीक नहीं है, ये जिंदगी की मुश्किलों का सामना पूरे आत्मविश्वास और एक अलग तरह के स्वैग के साथ करने का नजरिया है। ये नजरिया वाकई कमाल का है, जो किसी को भी मुश्किल हालात में डरने के बजाय पलटवार करना सिखाता है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो एक बहुत ही स्पष्ट और कड़े नियम की है। ईट, स्लीप, कॉन्कर, रिपीट। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के अंत में इस पूरी यात्रा को एक फॉर्मूले का नाम दिया गया है जिसका सीधा सा अर्थ है खाओ, सो जाओ, जीत हासिल करो और फिर से यही सब दोहराओ। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका सीधा और कड़वा सच ये है कि काम ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा और आराम करने की कोई जगह नहीं है। नो एक्सक्यूजेज, नो चिल मोड। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा संदेश है जो आज इस चर्चा को सुनने वाले हर इंसान के लिए सबसे अहम है। क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है और ना ही ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित है। ये एक बॉस लेवल वाली जद्दोजहद है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकती है। जैसे अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, हाँ, चाहे कोई अपनी पढ़ाई कर रहा हो, कोई अपना नया बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो या अपनी किसी कला को निखारने में दिन रात एक कर रहा हो, ये अपने अपने क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 बनने की मानसिकता है। एक बीस्ट मोड में चले जाना, सही शब्द है बीस्ट मोड। जब कोई इंसान अपने काम के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि भारी शोर, लोगों की आलोचनाएं, पिछली हार का दुख या शरीर की थकान उसे रोक नहीं पाती, तब वो असल में अपने जीवन के उस खूंखार रूप में प्रवेश करता है जहां उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और उस स्टैंड अप कॉमेडी स्क्रिप्ट की जो बिल्कुल आखिरी लाइन है वो तो जैसे किसी भी इंसान के सीधे दिल पर वार करती है। वो आखिरी डायलॉग, मंच पर खड़ा कॉमेडियन अपना माइक छोड़ते हुए दर्शकों से कहता है कि 2016 उसका साल था लेकिन 13 साल अभी आना बाकी है। ये सिर्फ कॉमेडी खत्म करने की एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत गहरी पुकार है। एक पुकार है उस हर इंसान के लिए जो आज इस चर्चा का हिस्सा है। बिल्कुल, ये लाइन एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर कोई सोचे कि एक एथलीट का महज 1 साल का अटूट फोकस,
1 साल की बिना किसी समझौते वाली कड़ी मेहनत और ऐसा बॉस लेवल का संघर्ष उसके पूरे करियर को एक ऐसे मुकाम पर ले जा सकता है जहां इतिहास हमेशा के लिए उसका गुलाम हो जाता है। उस 1 साल को सदियों तक याद रखा जाएगा। तो अगर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, अपनी जिंदगी के सिर्फ 1 साल को, बस 1 साल को इसी तरह के पूर्ण समर्पण